बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आसिम फ़याज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड बुक 8628 असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। साथ साथ हम पूरी बुक का रिव्यू करेंगे और इसके साथ ही हम गेस्ट पेपर को भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि बीएड के तमाम तर कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तमाम तर कोर्सेज के गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरी पूरी बुक के रिव्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। जो तो परमानेंट सब्सक्राइबर हैं उनको तो ये सारी मालूमात पता है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके इल्म में ये इजाफा है। इसके अलावा अगर आप किसी ख़ास व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पर आपको आपके सेमेस्टर से और आपके सवालात से मुतल्लिक जवाबात मुहैया की जाए, तो आपके सामने स्क्रीन पर ही मोबाइल नंबर दिया गया है। काइंडली इस पर अपना नेम और सेमेस्टर मेंशन करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिला ताखीर अपने आज की वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर इस वीडियो को लाजमी शेयर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज असेसमेंट? हाईलाइट मोड्स ऑफ असेसमेंट इन डिटेल इंक्लूडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट करने के तरीके कौन कौन से हैं, काइंड्स कौन कौन सी हैं, मोड्स कौन कौन सी हैं और अच्छी असेसमेंट की क्या खसूसियात हैं। असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड कैन डू। असेसमेंट से मुराद मालूमात इकट्ठा करने का वो अमल है जिनकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि तालिब इल्मों को क्या क्या बातें पता हैं और वो क्या क्या मज़ीद कर सकते हैं। अब बात करेंगे मोड्स ऑफ असेसमेंट की। सबसे पहली काइंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी मोड और काइंड्स ये सारी एक ही चीज़ है। सबसे पहली काइंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके बाद है सबमेटिव असेसमेंट, फिर बात है डायग्नोस्टिक असेसमेंट की, उसके बाद नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, फिर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, फिर उसके बाद सेलेक्टिव रिस्पॉन्स असेसमेंट। तो ये 6 काइंड्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका मतलब है वो असेसमेंट जो आप पढ़ाई के साथ साथ कर रहे होते हैं, यानी बच्चों को आपने पढ़ाया 2 जमा 2 4, थोड़ी देर के बाद 2-4 सेकंड या मिनट्स के बाद आपने पूछ लिया 2 जमा 1 कितने। ठीक है, तो अगर बच्चा सही जवाब दे दे तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लेकिन अगर जवाब गलत है तो इसका मतलब है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। दूसरे नंबर पे आती है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट वो होती है जो आप एक क्लास एक पीरियड के दौरान नहीं करते, बल्कि 1 महीने के बाद जो आप टेस्ट ले रहे होते हैं, या फिर नॉर्मली आप हफ्ता भी कह लें, हफ्ते के बाद जो आप टेस्ट ले रहे होते हैं उसको आप समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है साल के बाद होने वाले पेपर, या फिर 3 माह या फिर 6 माह के बाद होने वाले पेपर। ये समेटिव असेसमेंट कहलाती है, जिसमें आप बच्चों की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को चेक करते हैं और रिव्यूज़ भी देते हैं, फीडबैक भी देते हैं। तो ये ज़रा लॉन्ग टर्म असेसमेंट होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ वीकनेस। जब आप किसी भी बच्चे की कमज़ोरियाँ और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त जो आप असेसमेंट कर रहे होते हैं, बेसिकली जो टेस्ट आप ले रहे होते हैं, उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। अब ये फॉर्मेटिव में भी आ सकती है और दूसरी जो थी सबमेटिव उसमें भी आ सकती है। यानी आप डेली की बेसिस पर भी टेस्ट लेके चेक कर सकते हैं, या फिर 3-4 दिनों के बाद आप एक स्पेसिफिक स्किल चेक करने के लिए जो टेस्ट लेते हैं वो भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि बच्चों को 2 जमा 2 का कॉन्सेप्ट यानी जमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, तो उसके हवाले से आप कोई भी टेस्ट डेवलप करके उनसे टेस्ट लेके डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट NRT। द टर्म नॉर्म the term normative assessment means the process of comparing one test taker to his senior or peers। इसमें आप एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं, यानी अगर आपके क्लास में 8 10 15 बच्चे हैं तो आप हर बच्चे को दूसरे के साथ उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर कंपेयर कर रहे होते हैं कि परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है और किसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट और किसके क्या वीक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है जी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। This is also known as education assessment, in which the skills, attitudes, knowledge and belief of the students are checked to improve the standard of learning। यानी एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, ये जानने के लिए जो आप असेसमेंट करते हैं उसको परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आखिरी सेलेक्टिव रिस्पॉन्स असेसमेंट।
This refers to the objective assessment including multiple choice questions, true false question and matching questions. इस तरह के असेसमेंट में आप ये दर्जाल तरह के जो सवालात हैं वो आप टेस्ट असम्बल करते हैं, बच्चों से टेस्ट लेते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बच्चों का रिस्पॉन्स देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है। अब बात करते हैं एक अच्छी असेसमेंट की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। वैलिडिटी ऑफ कंटेंट, यानी जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं आप उसी को असेस भी करें, उसी से रिलेटेड टेस्ट बनाएं। यानी आपने बच्चे का जमा को कॉन्सेप्ट चेक करना है, तो जब आप बच्चे को टेस्ट दें उसको असेस करें तो वो उन्हीं सवालात पर मबनी हो जो जमा से रिलेटेड हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल ना हो। रिलायबल होना चाहिए टेस्ट, यानी टेस्ट असेसमेंट के बाद जो नतीजा आपके सामने आया है आप उस पर इन्हिसार कर सके। आपका जो टेस्ट है आप उसमें फेयर हों, यानी बच्चों के साथ ज़्यादती ना करें, इजी क्वेश्चन उनके सामने रखें, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाए हैं वही उनको दें। इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, बच्चों को क्या इंगेजमेंट मिल रही है असेसमेंट के बाद, मोटिवेशन मिल रही है या नहीं। यानी आपने बच्चे को बताया कि आपने 2 + 2 का ये प्रोसेस गलत किया है, ये तो ऐसे होगा, तो आपके इस अमल से, आपकी इस बात से क्या बच्चे को मोटिवेशन मिली है कि आपका पढ़ाने का, असेस करने का तरीका इस कदर मौजूद था या नहीं था। अगर मौजूद था तो वो अच्छी और गुड असेसमेंट है, अदरवाइज नहीं है। व्हेन टू असेस एंड व्हाट, आपको पता होना चाहिए कि आपने कब असेस करना है, किसको असेस करना है और किन किन पॉइंट्स को असेस करना है। सिलेक्टिंग द चिल्ड्रन, वही बात है कौन से बच्चों को आपने असेस करना है। यूजिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प टारगेटेड चिल्ड्रंस, अब आपने बच्चों की मदद से ही उन बच्चों की हेल्प करनी है जो कि वीक हैं, कमज़ोर हैं। अगर इस तरह की असेसमेंट आप कर रहे हैं तो फिर तो वो अच्छी असेसमेंट है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। एक्सप्लेन यूज ऑफ असेसमेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इन डिटेल। असेसमेंट इंफॉर्मेशन को आप किसी भी बंदे के, किसी भी बच्चे के बारे में जो डिसीजन करते हैं कि वो लायक है, नालायक है, अच्छा है, बुरा है, वो आप कैसे डिसीजन कर सकते हैं, उन मालूमात को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। असेसमेंट कैन बी यूजफुल इन मैनी वेज, असेसमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ायदेमंद हो सकती है। फॉर एग्जांपल चेंजिंग द करिकुलम, अगर आपने करिकुलम चेंज करना है, बच्चों को समझ नहीं आ रही, करिकुलम बहुत ज़्यादा टफ है, रिज़ल्ट नहीं आ रहे जो आप चाहते थे, तो आप करिकुलम को चेंज कर सकते हैं और ये तभी होगा जब आप असेसमेंट करेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, अगर आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप अपने पढ़ाने का तरीका या टीचर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप असेसमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें जिनकी मदद से अगर आप को बच्चे के हवाले से डिसीजन करना चाहें तो आपको डिसीजन करने में आसानी होगी। एग्जामिनेशन मेथड भी आप चेंज कर सकते हैं। डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस, अगर आपके पास असेसमेंट से मालूमात मौजूद हैं तो आप जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी बच्चों को रहनुमाई चाहिए, वो आप इजीली दे सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यूज़ ऑफ असेसमेंट इंफॉर्मेशन फॉर डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव पर्पसेस, आप बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि ये बच्चा पास होगा या फेल होगा। कब दे सकते हैं? जब आपके पास असेसमेंट और इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी बच्चे के हवाले से। स्टूडेंट प्रोफाइलिंग, बच्चा लायक है, नालायक है, पास हो सकता है, नहीं पास हो सकता, इखलाकी वाले से अच्छा है, फिजिकल और मेंटल वाले से ठीक है या नहीं ठीक, ये आप प्रोफाइल बच्चे के बारे में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन तभी करेंगे जब आपके पास असेसमेंट से इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो रिड्यूस अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद होती है पढ़ाई के दौरान, बच्चे का दिल नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपने इस अनसर्टेनिटी को कैसे दूर करना है या कम करना है, वो तभी होगा जब आपके पास असेसमेंट से इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो आपने टेस्ट लिए भी होंगे, बच्चों को आपने ऑब्जर्व किया होगा तभी। रिलायबिलिटी, वही बात है, वैलिडिटी, अब आपने जो भी टेस्ट लिया है, जो भी असेसमेंट से इन्फॉर्मेशन लिया है, वो वैलिड भी होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा लायक हो और उसको सब कुछ आ रहा हो, लेकिन आपने असेस किया हो कि अपने पास ही असेसमेंट में गलती कर दी है कि उसका जमा का कॉन्सेप्ट कमज़ोर है। अब आपने अपने पास से ये एक नज़रिया बना लिया था और उसको आगे प्रेजेंट कर दिया, लेकिन जब हेड टीचर ने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने टेस्ट लिया तो उस बच्चे का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। तो जो आप असेसमेंट की सूरत में हासिल होने वाली मालूमात है आपके पास, उनकी मदद से बच्चे के हवाले से जो भी आप डिसीजन कर रहे हैं कि बच्चा काबिल है या नहीं काबिल, वो वैलिड भी होनी चाहिए। यानी तुक्के पर ही आपने नहीं बच्चे के हवाले से कोई राय बना देनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन फैक्टर्स
افیکٹنگ اسیسمنٹ، وہ عناصر بیان کیجیے جو کہ اسیسمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں. آلسو ہائی لائٹ اسٹریٹجیز فار اسٹوڈنٹ پرفارمنس اسیسمنٹ، اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کے لیے کون کون سی اسٹریٹجیز استعمال ہوتی ہیں وہ بیان کیجیے. انتہائی ایزی سوالات ہیں. سب سے پہلا جو فیکٹر ہے اسیسمنٹ پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے سوشل فیکٹر، پھر ہے ٹریننگ فیکٹر، پھر ہے انسٹرومنٹیشن فیکٹر، پیپل فیکٹر، ٹائم فیکٹر، کراؤڈنگ فیکٹر. یعنی یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ بچوں کو اچھے سے اسیس نہیں کر پاتے. اگر سوشل ایٹماسفیئر اچھا نہیں ہے، یعنی جہاں پر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں پر ماحول پڑھنے والا نہیں ہے، اور آپ بچے کے بارے میں نیگیٹو اوپینین قائم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسیسمنٹ آپ کی بیکار ہے، فضول ہے. کیونکہ بچہ تو پڑھنے والا تھا، وہ ماحول خراب ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا، تو اس میں بچے کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے فیکٹرز لکھے ہوئے جن کی وجہ سے اسیسمنٹ اثر انداز ہوتی ہے. نیچے دیکھتے ہیں جو اسٹریٹجیز ہیں اسیسمنٹ کے لیے وہ کون کون سی ہیں. یوز ریلیٹیبل کمیونیکیشن اینڈ سچویشن، آپ بچوں کے ساتھ جو بھی آپ کنٹینٹ ٹیچ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کریکولم پڑھا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان ٹاپکس پر بچوں سے کمیونیکیٹ کریں، ان کے سامنے سوالات رکھیں، بچوں کی رائے لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پہلی اسٹریٹجی ہے. پھر کارپوریٹ ملٹیپل اسٹیجز آف کمپلیشن آف اے پرفارمنس ٹاسک اینڈ پرابلمز دیٹ یوز کریٹو تھنکنگ. اچھا، آپ بچوں کو ایک ٹاسک دیں گے، ایک پروجیکٹ دے دیں اور بچوں کو کہیں کہ آپ یہ پروجیکٹ سالو کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح بھی آپ بچوں کو اسیس کر سکتے ہیں. یعنی گروپ کی صورت میں آپ بچوں کو ٹاسک دے دیں کہ آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے، پکچر ڈرا کرنی ہے، اور پھر آپ آبزرو کریں کہ کون سا بچہ زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے، کون سے بچے کی اسکل زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی آپ اسیس کر سکتے ہیں بچوں کی پرفارمنس کو. نیکسٹ ہے آسک اسٹوڈنٹس ٹو پروڈیوس پروڈکٹ. آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ بچوں کو کہیں کہ آپ کوئی بھی کریٹو ورک کریں، کوئی بھی چیز بنائیں، کوئی ڈرائنگ کریں، اور پھر بچوں کی جو پرفارمنس ہے آپ اس کو چیک کرتے رہیں. تو اس طرح بھی آپ ان کی پرفارمنس کو اسیس کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ اسٹریٹجیز تھی. اس کے علاوہ آپ اپنے پاس اور مزید لکھ سکتے ہیں. آپ ایکٹیویٹیز کروا لیں، آپ مختلف طرح کے کھیل کرا لیں بچوں کو، اور پھر ان کو اسیس کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اپنے پاس سے آپ کافی سارا ایڈ کر سکتے ہیں. کویشچن نمبر 4 ہے ایکسپلین نیچر آف اسیسنگ افیکٹو آبجیکٹیوز اینڈ ایبلٹیز اینڈ آلسو ہائی لائٹ میتھڈز آف اسیسنگ افیکٹو آؤٹ کمز. اب جو افیکٹو آؤٹ کمز ہیں، اسیسمنٹ سے حاصل ہونے والے جو آؤٹ کمز ہوں گے ان کو آپ کیسے اسیس کریں گے، طریقے بیان کیجیے. اور اسیسنگ افیکٹو آبجیکٹیوز، اسیسمنٹ کے جو آپ نے آبجیکٹیو رکھے ہوئے تھے ان کو آپ کس طرح سے بہتر انداز میں اسیس کریں گے، ان کا جائزہ لیں گے، تفصیل سے بیان کیجیے. نیچر آف اسیسنگ افیکٹو آبجیکٹیوز اینڈ ایبلٹیز، مطلب کہ افیکٹو اسیسنگ میں کیا کیا شامل ہے. یعنی وہی بات ہے کہ جو افیکٹو اسیسمنٹ ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، آپ نے ان کا تخمینہ لگانا ہے، ان کا جائزہ لگانا ہے. افیکٹو لرننگ از کنسرنڈ ود ہاؤ لرنرز فیل وائل دے آر لرننگ. افیکٹو لرننگ کا مطلب یہ ہے، یعنی مؤثر سیکھنے کے عمل سے مراد یہ ہے کہ بچے سیکھنے کے عمل کے دوران کیسا بیہیو کر رہے ہیں، کیسے سیکھ پا رہے ہیں، وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. اب یہ ساری باتیں ہمیں تبھی پتہ چلیں گی کہ سب سے پہلے ہم فوکس کریں گے ریسیونگ پر. جو بات آپ بچوں کو بتا رہے ہیں، کیا بچہ اس کو ریسیو کر رہا ہے، اس کو دھیان سے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. دوسرے نمبر پر رسپونڈنگ، کیا بچہ بات سن کر رسپانس کر رہا ہے. تیسرے نمبر پر آتا ہے ویلیوئنگ، کیا بچہ آپ کی بات کو ویٹیج دے رہا ہے، جو بھی آرڈر آپ اس کو دے رہے ہیں، جو بھی تھنگ آپ اس کو ٹیچ کر رہے ہیں، کیا بچہ آپ کی بات کو ویلیو دے رہا ہے، اس کو اچھے سے سن رہا ہے، اچھے سے رسپانس کر رہا ہے، کیا وہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. چوتھے نمبر پر آتا ہے آرگنائزنگ، یعنی جو بھی معلومات آپ نے بچے کے سامنے رکھی ہیں وہ سن کر اپنے ذہن میں سوچ کر پھر کیا بچہ کوئی جواب تشکیل دے پا رہا ہے، آرگنائز کر پا رہا ہے چیزوں کو یا نہیں. کریکٹرائزنگ، یہ بھی اور آرگنائزنگ بالکل سیم تھنگ ہے، اس لیے یہاں پر آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا. آبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے بچوں کو بتائی ہے، سکھائی ہے، کیا بچہ اسی سے متعلق جواب دے رہا ہے یا پھر کچھ اور ایکسٹرا کہہ رہا ہے. اپنے پاس سے بچے کو کانسیپٹ سمجھنے میں آسانی نہیں ہوئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کنسیپٹ سمجھاتے ہیں، اب بچے کو جو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق وہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کا ایکچوئل کنسیپٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ آبجیکٹیوٹی ہے کہ جو بھی کنسیپٹ آپ پڑھا رہے ہیں اسی سے متعلق بچے سے آپ معلومات اخذ کریں. اوپن مائنڈیڈنس، یعنی جو بھی بات بچہ کہہ رہا ہے آپ اس کو کہنے دیں تفصیل سے، ورنہ اگر آپ اس کو غصہ کریں گے، ڈانٹ دیں گے تو بچہ نیکسٹ ٹائم شاید پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. ہیومینٹی، انسانیت کا پہلو بھی ہونا چاہیے. اور نیکسٹ ہے کریٹیوٹی، آپ نے بچوں کی اخلاقی صلاحیت کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ وہ سارے پوائنٹ ہیں جو کہ افیکٹو لرننگ میں
اثر انداز ہوتے ہیں افیکٹو لرننگ کے والے سے امپورٹنٹ ہے. یعنی اب آپ اسیس کر رہے تھے کہ افیکٹو لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو کہ افیکٹو لرننگ میں آتے ہیں اور افیکٹو اسیسمنٹ کا پارٹ ہے. اب میتھڈز آف اسیسنگ افیکٹو آؤٹ کم. اب آپ نے اسیسمنٹ کے جو مطلوبہ اہداف حاصل کرنے تھے، اب آپ نے اسیس کرنا ہے کہ کیا وہ مطلوبہ اہداف جس طریقہ اسیسمنٹ کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. سب سے پہلے آپ انٹرویو لیں گے. انٹرویو کی مدد سے پہلا طریقہ یہ انٹرویو والا، جس کی مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسیسمنٹ کے جو آؤٹ کمز، جو نتائج، جو مطلوبہ اہداف آپ نے سیٹ کیے تھے وہ حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں. یعنی آپ نے بچے کو انگلش میں سکھا دیا واٹ از یور نیم کا آنسر، ویئر ڈو یو لیو کا آنسر. تو اب آپ بچے سے انٹرویو لیں گے اور دیکھیں گے کیا وہ ان سوالات کے جواب دے پا رہا ہے یا نہیں دے پا رہا. اگر دے پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے بچوں کو سکھائی تھی اور جو اسیسمنٹ کے آؤٹ کمز آپ نے طے کیے تھے وہ اب اچیو ہو چکے ہیں. ڈائریکٹ آبزرویشن، آپ انٹرویو سے ہٹ کر بھی چلتے چلتے یا کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے بچوں سے سوالات کر لیں اور آبزرو کر لیں. سیمینٹک ڈفرینشیشن، یعنی دیکھیں کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے کس طرح مختلف اوپینین دے رہا ہے. یعنی ایک سوال کے مختلف جوابات آ رہے ہوں گے، مختلف بچوں کی مختلف اوپینین ہوگی، تو آپ دیکھیں کہ کیا ڈفرینس آ رہا ہے ان میں. پروجیکٹیو ٹیکنیک، یعنی اگر آپ بچے کو پروجیکٹ دے رہے ہیں تو اس کو بچہ کس طرح سے ہینڈل کر رہا ہے، کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کس طرح کی ایفرٹ کر رہا ہے. تو یہ وہ سارے میتھڈ ہیں جو کہ اسیسنگ افیکٹو آؤٹ کمز کے حوالے سے امپورٹنٹ تھے. کویسچن نمبر 5 از ایکسپلین دا نیچر آف پریکٹیکل اسکل. پریکٹیکل اسکلز کیا ہوتی ہیں، ابلٹیز پریکٹیکل کیا ہوتی ہیں، اینڈ گیو اے ڈیٹیل ڈسکرپشن آف کرائٹیریا فار اسیسمنٹ آف پریکٹیکل اسکلز. اور پریکٹیکل اسکلز کو اسیس کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، کرائٹیریا کیا ہے وہ بیان کیجیے. ہاؤ اسیسمنٹ آف پریکٹیکل اسکلز از ڈن، یعنی پریکٹیکل اسکل کیا ہوتی ہیں اور ان کو کیسے اسیس کیا جاتا ہے، کیسے جانچا جاتا ہے کہ بچے کی پریکٹیکل اسکلز اچھی ہیں یا بری ہیں. Practical skills are abilities that employees use daily to complete their task. پریکٹیکل اسکل سے مراد، ایبلٹی سے مراد وہ ساری ایبلٹیز اور اسکلز ہیں جو کہ کام کرنے والے مزدور یا پھر عام انسان جو کام کرتے ہیں وہ اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. These skills can include both hard skills which are tangible abilities that you gain from learning, training and working. اس سے مراد ہارڈ اسکل ہیں جو کہ آپ روز کام کر کر کے سیکھ جاتے ہیں. یعنی ایک مزدور ہوتا ہے، وہ مستری کے ساتھ کام کر کر کے ایک دن خود مستری بن جاتا ہے، تو یہ اس کی ہارڈ اسکل ہے. اور سافٹ اسکل میں اگر بات کریں تو بات کرنے کے طریقوں کو کہتے ہیں، ٹیم ورک کو کہتے ہیں، ایک بندہ دوسرے کے ساتھ کس طرح کوآپریٹ کرتا ہے، اس میں لیڈرشپ کی اسکل ہے یا نہیں، خود سے آگے آنے کی اسکل ہے یا نہیں، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اس کو سالو کرنے کی اسکل ہے یا نہیں، یہ ساری اسکل سافٹ اسکل میں آ جاتی ہیں. نیچر آف پریکٹیکل اسکلز اینڈ ابلٹی. اب دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل اسکل کی نیچر کیا ہوتی ہے، مطلب ہے کہ مزید اس کو ڈسکس کرتے ہیں. باقی نیچر وہی ہے جو اوپر ہم نے ڈسکس کر دیا کہ پریکٹیکل اسکل ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچر ہوتی ہے. کوآرڈینیشن، یعنی آپ دیکھیں گے کہ بندہ پریکٹیکل فیلڈ میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل کر بچہ کام کر رہا ہے یا نہیں، یا شارپنر پینسل ریزر پر ہی لڑ رہا ہے. پریسیشن، جو بھی بچہ کام کر رہا ہے کیا بچہ اس کو درستگی کے ساتھ کر رہا ہے. آرٹیکولیشن، کیا بچہ کلاس میں تمام تر موجود بچوں کے ساتھ مل جل کر اپنا کام کر رہا ہے یا پھر وہ اکیلا تنہا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا چپ چاپ ہو کر بیٹھ چکا ہے. تو اس سے بھی آپ نے بچوں کی پریکٹیکل ایبلٹی جج کرنی ہے. اور کریشن، وہی بات ہے کہ بچے میں کریٹیوٹی آپ نے دیکھنی ہے کہ بچہ کریٹیو ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب آپ نے بچوں کی پریکٹیکل سکلز کو چیک کرنا ہے تو کیسے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ بچے میں پڑھنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، کھیلنے کودنے کی صلاحیت ہے. یہ یہاں سے کچھ پوائنٹس نظر نہیں آ رہے. سب سے پہلا لکھا ہوا ہے آؤٹ کم بیسڈ اسیسمنٹ کرائٹیریا. آؤٹ کم بیسڈ اسیسمنٹ کرائٹیریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایکٹیویٹی دے دیں اور انہیں کہیں کہ آپ یہ کام کریں. ٹائم جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس بچے نے وہ کام کر لیا. اگر تو بچے نے کام صحیح سے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے
कि आउटकम पॉजिटिव आया है और जो क्राइटेरिया आपने सेट किया था बच्चे को पास या फेल करने के लिए वो क्राइटेरिया मीट हो गया। यानी आपने बच्चों को कहा कि 10 मिनट के अंदर आपने एक टेबल बनाना है। 10 मिनट गुजर जाने के बाद अगर बच्चे ने टाइम टेबल बना दिया तो ये टेबल बना दिया तो ये आपका क्राइटेरिया था टेबल बनाना। टेबल बना दिया है तो इसका मतलब बच्चा पास हो गया है और वो नेक्स्ट ग्रेड में चला जाएगा। प्रोसेस बेस्ड इसका मतलब ये है कि जो भी आप बच्चे को टास्क दे चुके हैं, आप बच्चा जो जो काम कर रहा है आप बच्चे को जज करते जाएं, उसके एक एक स्टेप को देखते जाएं। जिस तरह मैथ का सवाल होता है ना, अक्सर जवाब सबके ठीक आ जाते हैं, लेकिन जो दरमियान में प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, जो फार्मूले होते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा सवाल गलत हो जाता है। तो आपने साथ साथ प्रोसेस भी चेक करते रहना है। तो ये दो मेन तरीके थे, यानी क्राइटेरिया थे, जिनकी मदद से आप ये जज करते हैं कि किसी भी बच्चे की प्रैक्टिकल स्किल या प्रैक्टिकल एबिलिटी अच्छी है, कमज़ोर है या बिल्कुल ख़राब है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट आर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं? कॉग्निटिव का मतलब ऐसे अक्ली महारतें होती हैं, यानी जिसका तलाक आपके दिमाग के साथ होता है। एंड हाउ टेस्ट फॉर असेसिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस स्किल्स आर डेवलप्ड। यानी अक्ल के हवाले से जो भी बच्चे में सलाहियत आ सकती है, ये जो अक्ली सलाहियत है बच्चे की, वो जांचने के लिए आप क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, कौन कौन से टेस्ट बनाएंगे जिससे पता चल सके कि बच्चा ज़हीन है या कुंद ज़हन है। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल क्या होती हैं? देखिए, आल्सो कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी कहा जाता है। अच्छा, इनमें क्या क्या आ जाता है? दे आर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बी इवेलुएटिव, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। इसका मतलब यह है कि जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि बच्चा क्रिएटिव हो, किसी भी चीज़ का आंसर खुद से दे पाने की सलाहियत रखता हो, या अपने पास से एक जो चीज़ उसके सामने की गई है उसको देखते हुए उसी तरह की कोई नई चीज़ वो बना ले, तो आप देखते हैं कि क्या बच्चा ये सारी चीज़ें कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर तो बच्चा कर पा रहा है ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब है कि वो हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल रखता है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा तो उसमें ये हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है। अब आपने बच्चों की ये हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स चेक करनी है कि बच्चे में क्रिएटिविटी है या नहीं, क्या वो चीज़ों को इवेलुएट कर पा रहा है या नहीं, एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, क्या वो एक नई चीज़ दरियाफ्त कर पा रहा है या ईजाद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये चेक करने के लिए आपने दर्ज चीज़ें करनी है। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, जो भी चीज़ें आपने बच्चों को प्रोवाइड की हैं, जो भी आपने एलिमेंट्स दिए हैं, जो भी आपने टेस्ट दिया है, आपने देखना है कि क्या वो टेस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं। यानी अपने बच्चे को कह दिया कि आपने टेबल बनाना है, तो जो टेस्ट आपने बच्चे को दिया हुआ है या जो चीज़ें आपने बच्चों को दी हुई हैं, क्या वो टेबल बनाने वाली ही हैं? यानी आपने टेबल बनवाना है तो हो सकता है आप सामान उसको वैसे ही कीलें हाली दे दें और बाकी जो लकड़ी है वो मुहैया ही ना करें और कहें कि टेबल बनाओ। तो ऐसे तो टेबल नहीं बनेगा ना। तो जो चीज़ आपने दी है, आप उसी के मुताबिक बच्चे को उसी की वो वाली स्किल असेस करने की कोशिश करें। यानी आप कहें कि स्विमिंग करनी है, लेकिन आप बच्चे को स्विमिंग करने के लिए पानी की बजाय वैसे ही बिस्तर पर कहें कि यहाँ पर स्विमिंग करते रहो, तो फिर यहाँ से तो चीज़ जज नहीं होगी। या वैसे ही कहते रहे कि हवा में हाथ लहराते रहो, तो मैं जज कर लूँगा कि तुम में ये स्किल है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। आपने जो भी स्किल चेक करनी है उससे रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करनी है। एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप, इसका भी मतलब वही है कि जो भी स्किल्स आप टेस्ट करने जा रहे हैं और जो भी एलिमेंट्स और जो भी चीज़ें आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका आपस में ताल्लुक होना चाहिए। यानी सवाल चने और जवाब गंदम। यानी अगर आप ये जवाब लेना चाहते हैं कि 2 जमा 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये अगर आप जवाब लेना चाहते हैं तो आपने सवाल भी इसी तरह का करना है। ठीक है, कोई ऊट पटांग का सवाल नहीं करना जो कि सवाल और हो जिसका जवाब वो बने ही ना जो आप चाह रहे। तो चीज़ों में रिलेशनशिप होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, आपने बच्चे के सामने जो भी सवालात रखे हैं, बच्चा उनके जवाब हासिल करने के लिए क्या अपने दिमाग में आने वाले आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, तरतीब दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। और तरतीब देने के बाद क्या बच्चा उन आइडियाज़ को इवेलुएट कर रहा है, यानी सवाल को देखकर बच्चे के जहन में क्या कोई जवाबात आ रहे हैं, कोई सोच आ रही है, सोच आई है, रैंडम सोच है, बच्चा क्या उसको स्टेप बाय स्टेप तरतीब दे पा रहा है। तरतीब दे पाने के बाद क्या बच्चा उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और फिर कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनको बच्चा अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। ये सारे आपने जो भी टेस्ट बनाने, ये सारे पॉइंट्स उन टेस्ट में लाजमी रखने हैं। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप बच्चों की स्किल्स को
चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ टेस्ट आर डेवलप्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन स्किल। अब आपने बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन स्किल देखनी है कि क्या बच्चा कॉम्प्रीहेंशन सही कर सकता है या नहीं। कौन कौन से टेस्ट बनाएंगे। देखिए कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। जो भी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं उनको पढ़कर उनका मतलब समझ लेने का नाम कॉम्प्रीहेंशन है। यानी वो ऊपर पैराग्राफ होता है तो नीचे सवालात और जवाबात होते हैं। तो आपने पैराग्राफ से क्या क्या मीनिंग अखज़ कर लिए हैं, सवालात के जवाबात अखज़ कर लिए या नहीं कर लिए। अब ये एबिलिटी बच्चों की चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ रीडिंग, यस नो क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन। तो ये सारे वो टेस्ट की काइंड्स हैं जिनकी मदद से आप बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन को चेक कर सकें। ये मुश्किल नहीं है, ईजी है सारे, इसलिए मैं इनको इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट फॉर असेसिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉलेज। अब इल्म की मुख्तलिफ अक़साम है, मुख्तलिफ अक़साम को चेक करने के लिए कि बच्चे के जहन में जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं वो किस हद तक बैठ चुके हैं, किस हद तक उसको समझ आए हैं। क्योंकि सब्जेक्ट मुख्तलिफ हैं तो ज़ाहिर सी बात है टेस्ट भी मुख्तलिफ तरह के होंगे। तो आप कौन कौन से जो टेस्ट हैं डेवलप करेंगे। सबसे पहले देखिए उन्होंने कहा है कि नॉलेज 3 तरह का होता है। नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइज, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफाइज, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन इन द फील्ड। नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइज का मतलब है नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी मुख्तलिफ मज़ामीन का जो नॉलेज है वो बच्चे को किस हद तक समझ आया है और किस हद तक समझ नहीं आया। दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारे पास knowledge of ways and means of dealing with specifies. It includes the knowledge which is mostly the result of agreement and convenience rather than the knowledge which is more directly a matter of observation, experimentation and discovery. इसमें वो इल्म नहीं आता जो कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके, चीज़ों को दरियाफ्त करके या चीज़ों के हवाले से कोई तजर्बा करके हासिल करते हैं, बल्कि इससे मुराद वो इल्म है जो आप किसी बंदे की राय से इत्तेफाक करके हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 2 जमा 2 4 होते हैं, तो मेरे दोस्त ने भी कह दिया जी हाँ 2 जमा 2 4 होते हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ। हालांकि उसको पता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं क्लास में लायक हूँ तो इसलिए वो समझ रहा है कि मेरा जवाब ठीक होगा, इसलिए वो भी मुतफिक हो रहा है। तो ये वाला जो नॉलेज होता है ना उसको हम कहते हैं नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स। नेक्स्ट है जी नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन इन आवर फील्ड। नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि वो हक़ाइक़, वो आलमगीर हकीकतें, वो फैक्ट जो कि सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है। जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी मिलता है। तो ये वो फैक्ट है, ये वो इल्म है जो कि सारी दुनिया में काबिल कबूल है। तो अब आपने इस इल्म को जांचने के लिए, इस तरह के नज़रियात को जांचने के लिए कौन से टेस्ट तरतीब देने हैं वो आपने मौके की मुनासबत से तरतीब दे लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने लेबॉर्ट्री है फ़िज़िक्स की या केमिस्ट्री की, तो उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं आप बच्चों को प्रोवाइड करें, ठीक है जी। और फिर उसके बाद टेस्ट लें प्रैक्टिकल और देखें कि क्या बच्चे को वो नॉलेज जो आपने पढ़ाया था वो समझ में आ चुका है या नहीं आया। ठीक। तो ये 3 तरह का नॉलेज है और इन 3 तरह के टेस्ट भी आप डेवलप करेंगे इस तरह के नॉलेज को चेक करने के लिए। यानी अगर इंग्लिश का नॉलेज आपने चेक करना है कॉम्प्रिहेंशन का तो आप कॉम्प्रिहेंशन वाले टेस्ट देंगे। ग्रामर का आपने नॉलेज चेक करना है टेंसेस का तो टेंसेस के हवाले से आप टेंस बनाएंगे, सॉरी टेस्ट बनाएंगे। मैथ का आपने नॉलेज चेक करना है तो आपने जमा मनफी ज़रब तकसीम के सवालात बनाने। फिज़िक्स का आपने टेस्ट बनाना है तो इसी तरह फिज़िक्स की जो टर्म्स हैं, जो वर्नियर कैलिपर वगैरह वगैरह हैं, आपने उससे रिलेटेड टेस्ट बनाना है। केमिस्ट्री या बायो है तो आपने उन सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट बनाने हैं ताकि बच्चे के उस सब्जेक्ट्स के हवाले से सब नॉलेज को और इल्म को चेक किया जा सके। ठीक है, तो ये इजी है। आप अपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो अपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से आप इजीली टेस्ट डेवलप करके क्वेश्चन में आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की 3 डोमेन कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, बिगिनिंग इन 1948 अ ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स अंडरटुक द टास्क ऑफ, अच्छा इस हवाले से ना आई थिंक ये ब्लूमबर्ग था, कौन था मुझे देखने दीजिए, ब्लूम, यस ये एक शख्स है ब्लूम। इसने 3 तरह के आइडियाज़ दिए थे एजुकेशन के हवाले से और ये तीनों बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे और ये आइडिया उसने दिया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1948 में, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और ये आइडिया चलते चलते 1956 में अपनी हतमी शक्ल को पहुंच गया था। फिर बाद में इसमें तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन मेन इसने
3 समझ लें कि थीरीज 3 नज़रियात दिए थे। सबसे पहला जो नज़रिया था उसने कहा था कि कोग्निटिव डोमेन होती है, यानी सीखने का जो पहला मरला होता है उसको हम कोग्निटिव डोमेन कहते हैं। अब कोग्निटिव डोमेन में वो कहता है कि 6 मज़ीद आगे पॉइंट्स होते हैं, यानी बच्चा जो भी चीज़ देखता है उसको रिमेंबर करता है, याद करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद उसको समझने की कोशिश करता है। समझने के बाद उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है, जो भी इल्म उसने हासिल किया है। अप्लाई करने के बाद जो भी नतीजा निकलता है उसको वो एनालाइज करता है कि क्या नतीजा सही क्या निकला है। फिर उसके बाद वो इवेलुएट करता है कि क्या जो नतीजा मैंने चाहा था वही निकला है या नहीं निकला। अगर तो उसका मनपसंद नतीजा निकला है तो फिर उसी इल्म को वो दोबारा से क्रिएट करेगा, यानी पुख्ता कर लेगा अपने जहन में और उसको दोहराता रहेगा। जैसे हम बच्चे को देते हैं रोटी और कहते हैं नोटी, या फिर बिस्किट देते हैं कहते हैं बिक्कट। अब बच्चा उस लफ्ज़ बिक्कट को और उसकी शक्ल को याद करता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की समझने की कोशिश करता है। फिर जब उसको बिस्किट खाने का दिल करता है तो वो कहता है बिक्कट। अब ये अप्लाई कर रहा है जो इल्म उसने हासिल किया है। अच्छा, अगर उसको बिक्कट मिल गया, वही जायका वही शक्ल वाली चीज़ मिल गई, तो वो एनालाइज करेगा कि क्या मुझे वो चीज़ मिल गई है। मिलने के बाद वो इवेलुएट करेगा कि अच्छा मुझे बिस्किट लेना है तो मुझे आइंदा नेक्स्ट टाइम यही कहना पड़ेगा बिक्कट बिक्कट बिक्कट। ठीक है, तो अगर बिक्कट मिल जाए, इवेलुएशन हो जाए, यानी जो भी काम उसने किया है, जो इल्म उसको मिला था बिक्कट के वाले से, वही नताइज उसको मिल गए, तो उसके बाद फिर वो अपने इस नज़रिए को पुख्ता कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी उसे बिस्किट चाहिए होगा तो वो कहेगा बिक्कट और वो बिक्कट ले लेगा। यानी ये 6 मराइल हैं जिनसे गुजर कर एक बच्चा या एक बंदा अपने इल्म में, अपनी अक्ल में, अपनी सलाहियत में इजाफा करता है। तो ये पहली कोग्निटिव डोमेन थी। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। ये भी इसी ने दी थी, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। कहता है डील्स विद ग्रोथ इन एटीट्यूड, इमोशंस एंड फीलिंग। जज्बात, ख्यालात और रवैये में जो तब्दीली आती है, जो उतार चढ़ाव आता है, उसको कहा जाता है अफेक्टिव डोमेन। अब इसमें आगे उसने कहा है कि 5 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला रिसीविंग। जो भी बात आप बच्चे के सामने कह रहे हैं, बड़े के सामने कह रहे हैं, क्या वो आपकी बात को रिसीव कर रहा है, यानी सुन रहा है। सुनने के बाद क्या वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है या नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। आपकी बात उस बंदे को किस अंदाज से इफेक्ट कर रही है, अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। वैल्यू दे रहा है क्या वो बंदा आपकी बात को, यानी आपने जो बात कही है क्या उस बंदे को वो बात अच्छी लगी है, क्या उसकी वो कदर कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपकी बात को सारा सुनने के बाद अपने जहन में क्या वो एक डिसीजन करने के काबिल हो चुका है या नहीं हुआ, हो गया, और फिर क्या वो आपको मुनासिब जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। करेक्टराइजेशन बाय वैल्यू सेट, यानी जो भी बात आपने उसके सामने की है, अब क्या वो बात खुद भी सीख गया है या नहीं सीख गया। यानी आपने किसी भी बंदे को अगर जज्बात के वाले से या रवैये के वाले से अफेक्ट करना है तो आप कौन सी बात कहेंगे और बच्चे को कैसे सिखाएंगे। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से कोई भी बच्चा अफेक्टिव डोमेन के ज़रिए सीखता है, यानी वो अपने जज्बात में, अपने ख्यालात में, अपने रवैये में तब्दीली लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी बच्चे को कहते हैं तुम बड़े बेगैरत हो। उसकी गलती अगर ना भी हुई ना, तो हमने उसको कह दिया कि तुम बड़े बेगैरत हो, तो वो बच्चा आपकी बात को कैसे सुनेगा। सुन तो लेगा, पॉजिटिव ले रहा है नेगेटिव ले रहा है, रिस्पॉन्स या का क्या कर रहा है। फिर अब नेक्स्ट टाइम अब आपने उसकी बेइज्जती कर दिया, वो एक मतलब तो बोला नहीं है। बंदों में उसने आपको कहा कि आपने उसको कहा कि जाओ पानी ले आओ, और वो कहेगा जुल मैं मना तेरी गल, तो मेरी बेइज्जती की किसी बंदे के सामने, ठीक है, अब वैल्यू नहीं दे रहा। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन करेगा, हाँ जी हमारी बेइज्जती की थी ना, उनमें इसने है रिस्पॉन्स दिया तुम्हारे की, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा करूँगा मैं तुम्हारे साथ। तो फिर अब वो करेक्टराइजेशन हो गया, उसने वो सारा ये प्रोसेस सीख लिया है कि अब जब जब मेरी बेइज्जती होगी मैं इस तरह का रिस्पॉन्स दूंगा तो बंदे अपनी हद में रहेंगे, ठीक रहेंगे, मुझे इज्जत देंगे, वरना वो मेरी बेइज्जती करते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये इफेक्टिव डोमेन है। लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोमोटर डोमेन। द साइकोमोटर डोमेन ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफिक टू फिजिकल फंक्शन। ये आपकी जिस्मानी सलाहियत से मुतल्लक है, आपके एक्शन से मुतल्लक है, यानी कि कोई भी अमल जो इंसान करता है प्रैक्टिकल, वो कैसे करता है, कैसे सीखता है। बंदा सबसे पहले इमिटेशन से सीखता है। आपके सामने क्रिकेट खेला जा रहा है, आप देख रहे हैं कि बच्चा बॉल कैसे करा रहा है, तो आप भी उसी तरह का एक्शन करने की कोशिश करेंगे, इमिटेशन करेंगे और सीख जाएंगे। एग्जाम्पल दी है,
کہا کہ آپ نے اپنی گاڑی کو الائن کرنا ہے، یعنی ایک ترتیب سے کھڑا کرنا ہے، لائن میں جا کے کھڑا کرنا ہے، جس طرح انسٹرکٹر نے اس کو انسٹرکشن دی ہے، ان انسٹرکشن کو امیٹیٹ کیا ہے بچے نے، تو اس نے وہ کام کر لیے پہلا۔ دوسرا ہے مینیپولیشن۔ ایگزامپل دیکھیے، لک ان ٹو دا بیک اینڈ سائڈ مرر ایوری ٹائم اینڈ انٹینڈ ٹو ٹیک ٹرن۔ جب بھی آپ کوئی ٹرن لینا چاہتے ہیں، جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں گے، تو جو بھی آپ کو پہلے سے دی ہوئی معلومات ہیں، آپ ان کو بار بار دیکھیں گے، مینوپولیٹ کریں گے، چیک کریں گے۔ اب میں نے دائیں جانب جانا ہے تو میں نے کہاں سے مڑنا تھا، مجھے کیا بتایا گیا تھا، بائیں جانب مڑنا ہے تو میں نے کہاں سے مڑنا ہے، مجھے کیا بتایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے پریسیشن، یعنی جو بھی معلومات آپ کو دی گئی ہے، اب آپ اکیلے ہیں تو آپ ان معلومات کو کتنے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے گاڑی کو سلو کرنا ہے اور آپ کو انسٹرکٹر نے بتایا تھا کہ آپ نے پہلے ریس کو چھوڑنا ہے اور آہستہ آہستہ بریک مارنی ہے، تو کیا اب آپ اسی پریسیشن کے ساتھ بریک مار رہے ہیں، یا ایک دم اچانک سے آپ نے بریک مار دی اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے سائیکو موٹر ڈومین نے فزیکل ایکٹیویٹی سیکھنے کا۔ چوتھا پوائنٹ ہے آرٹیکولیشن۔ اسٹاپ بیہائنڈ اے پارکڈ کار ٹو گیو اوے ٹو این ان کمنگ وہیکل وداؤٹ انسٹرکشن۔ اب آپ کا انسٹرکٹر آپ کے ساتھ نہیں ہے، یا کوئی بندہ گاڑی کے باہر کھڑا نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ پیچھے آنے دو آنے دو آنے دو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا گاڑی کو اچھے طریقے سے پیچھے یا آگے کر پا رہے ہیں؟ اگر آپ گاڑی پیچھے یا آگے کرتے ہوئے دوسری گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹھوک دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکولیشن، یعنی جو آپ کا موومنٹ کرنے کا وہ جو عمل ہے، وہ جو آپ نے طریقہ سیکھا ہے، وہ ابھی تک کچا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے نیچرلزم۔ پاس اے پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ بائی انڈیپینڈنٹلی۔ اب آپ کے انسٹرکٹر نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے، آپ ٹیسٹ دینے کے لیے گئے ہیں اکیلے، آپ نے پاس کر لیا ہے، ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پریکٹیکل زندگی میں قدم رکھ لیا ہے، اور پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے جو جو صلاحیتیں آپ کو چاہیے تھی، وہ ساری آپ نے سیکھ لی ہیں، آپ ان کے ماہر بن گئے۔ تو یہ تین ڈومین تھی، تینوں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، اور یہ کویسچن تو پیپر میں ماسٹ آئے گا، ایک ڈومین تو لازمی آئے گی۔ باقی بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے، انشاءاللہ انہی 9 کویسچن میں سے کویسچن بن کر آئے گا۔ بہرحال کویسچن جو بھی ہو، آنسر آپ نے یہی ایڈجسٹ کرنے ہیں، کیونکہ یہی پرفیکٹ آنسر ہیں، اور سب کے کویسچنس کے آنسر میں یہ آنسر آ جائیں گے۔ تو اس طرح ہماری یہ بک بھی اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ ہوپ کہ آپ کو بہت ساری ہیلپ آؤٹ ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ایک اور ویڈیو میں۔ آپ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی کمپلیکیشن ہو، تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ نیکسٹ ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔